हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। तो भैया, जैसा कि आप जान रहे हैं, मेरे हम बायोलॉजी की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं और बायोलॉजी की सीरीज में आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है जिसका नाम होगा 16 नंबर की क्लास है पहली चीज। और यहीं पर आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो आज की क्लास से जो है बायोलॉजी का मोए मोए हो जाएगा, यानी बायोलॉजी हम लोग खत्म कर देंगे। फिलहाल बायोलॉजी का भी एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है हेरिटेज करके ऐसे कुछ है, जो भी है इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता जो है बचा हुआ है। और उसको हम लोग अभी बाद में कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग एक दूसरे सब्जेक्ट पे आएंगे। तो आज की इस क्लास को पहली चीज तो पूरे मन से जो है लेना है। जैसा कि हमारा टॉपिक है जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और शुरू करते हैं आज की क्लास बिना समय गंवाए हुए। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन। चलिए भाई, दिया गया है कि व्हाट इज इकोलॉजी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोलॉजी। आखिर इकोलॉजी है का? तो इकोलॉजी का है भाई, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। तो किसके किसके बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनका जो क्या है, इन्वायरमेंट है ना। इनका जो इन्वायरमेंट है, इनके बीच में जो इलू इलू है यानी कि रिलेशनशिप है, इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे मेरा भाई? इसको हम लोग कह देंगे इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इनका जो इन्वायरमेंट है, इनके बीच में जो रिलेशन है, वही को मैं क्या कह दूंगा? उसी को मैं कह दूंगा इकोलॉजी। द टर्म वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। और जो इकोलॉजी वर्ड है, इकोलॉजी वर्ड को किसने दिया था? तो इसको दिया गया था भैया अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 1866 में। कब दिया गया था? अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा इकोलॉजी वर्ड को 1866 में दिया गया था, जो कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यहाँ पर दो वर्ड हैं, ओकोस और क्या है, ओइकोस और लोगोस। ओकोस का मतलब होता है होम, और स्टडी, ये लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी यहाँ पर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके होम, उनके रहने यानी उनके इन्वायरमेंट की स्टडी हम इस क्लास में करेंगे या फिर इकोलॉजी में करेंगे। तो चलिए भाई, यहाँ पर दो चीजें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट। तो पहले इन दोनों का हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? किसकी बात हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा एक चीज था इन्वायरमेंट। क्या है? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है भाई? इन्वायरमेंट हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग। क्या है? एवरीथिंग विच इज अराउंड अस। एवरीथिंग विच इज अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उसको मैं क्या कह दूंगा? उसको मैं कह दूंगा साथियों एनवायरनमेंट कह दूंगा। ये पेन क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में आ रही है। इधर जो हमारे पीछे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, या भी हमारा इन्वायरमेंट है। हमारे आसपास जो सीड्स वगैरह हैं, या फिर जो हमारे सर लोग हैं, ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। तो यही क्या हो गया, यानी आपके आसपास जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, इवन ई बॉटल भी अभी हमारे इन्वायरमेंट में आ रहा है। तो ये क्या है, सारी की सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं उसको हम हमारा एनवायरमेंट कंसीडर करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी क्या हो साथियों, ग्रोथ हो, जिनको किसकी नीड हो, न्यूट्रिशन यानी पोषण हो, जिनमें क्या हो, जिनमें जो है डाइजेशन हो, जिनमें क्या हो, एक्सक्रेशन हो, जिनमें क्या हो, रेस्पिरेशन हो। क्या हो साथियों? रेस्पिरेशन हो। या फिर जिनमें क्या हो, रिप्रोडक्शन हो, अपने जैसे बच्चे पैदा करने की क्षमता, उनको मैं क्या कहूंगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहूंगा। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंट के बीच में जो क्या है साथियों, जो रिलेशनशिप है, उसी को मैं क्या कह दूंगा? उसी को मैं कह दूंगा इकोलॉजी। क्या कह दूंगा? इकोलॉजी। वी कैन से इलू इलू बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट, दैट इज इकोलॉजी। नाउ फर्दर हम जानेंगे व्हाट इज इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट क्या होता है, तो हमने पहले ही जान लिया है कि भाई इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे इन्वायरमेंट में सारी की सारी चीजें इंक्लूड हैं, चाहे वह लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, सारी की सारी चीजें इंक्लूड है। टू मेन कंपोनेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है क्या है साथियों, इन्वायरमेंट है, इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, यानी यह दो चीजों से मिलके बना होता है। एक का नाम होता है बायोटिक और दूसरे का नाम क्या हो जाता है, एबायोटिक। बायोटिक, बायो यानी जिसमें क्या हो, जीव हो, बायो यानी जिसमें क्या हो, जीव हो, यानी यहाँ पर क्या रहेंगी, लिविंग थिंग रहेंगी। और एबायोटिक जिनमें जीव ना हो, यानी यहाँ पर क्या रहेंगी, नॉन लिविंग रहेंगी। वही तो मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग दैट मेक्स एनवायरमेंट, उसी को मैं क्या कहूंगा, एनवायरमेंट कहूंगा। एग्जाम्पल है एयर है, वाटर है, सॉइल है, प्लांट है और एनिमल है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए बायोटिक कंपोनेंट की, किसकी बात की जाए साथियों, बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भैया इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहली चीज तो इसमें ह्यूमंस आते हैं, दूसरी चीज एनिमल आते हैं, तीसरी चीज इंसेक्ट्स आते हैं, चौथी चीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, पांचवी चीज प्लांट्स आते हैं, छठवीं चीज फंगस आते हैं और सातवीं चीज जो हमारा एल्गा है वह भी इसी में आ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर ऑल द बायोटिक यानी लिविंग थिंग है। अब बात करें किसकी, अब बात करें अगर हम एबायोटिक की, किसकी बात करें साथियों, एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक मतलब क्या होता है कि जहां पर नॉन लिविंग चीजें हो, जैसे कि क्या है, एयर है, वाटर है और क्या है, सनलाइट है, ये क्या है भैया, माउंटेन है, ये क्या है, सॉइल है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है भाई क्या है हमारा, ये है एबायोटिक कंपोनेंट, क्या है, एबायोटिक। once again environment have two types of components, biotic and abiotic. Biotics are nothing but living thing and abiotics are nothing but non living thing। ठीक है, तो बायोटिक में लिविंग थिंग आती है जैसे कि ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गए, इंसेक्ट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए और क्या हो गए, प्लांट्स हो गए, फंगस हो गए, एल्गा हो गए, पैरासाइट्स हो गए। और वहीं पर जो एबायोटिक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, माउंटेन हो गया, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, रोड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, स्कूल्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, सारे के सारे किसमें आएंगे, ये आएंगे एबायोटिक में। फर्दर हम क्या जानेंगे, फर्दर हम जानेंगे साथियों यहाँ पर किसके बारे में, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो फिर भैया ये इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे कि इन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। कोई पूछे कि नेचर की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आपको कहना है कि साथियों वहां होगी इकोसिस्टम। कौन सा सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पर इकोसिस्टम की बात हो रही है। तो इकोसिस्टम क्या है, इट इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विथ देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा कि जो क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका क्या होता है, इनका जो इंटरेक्शन होता है, क्या होता है, इंटरेक्शन विद इन द, बिटवीन द, इनके बीच में हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, क्या होता है साथियों, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उनके बीच में जो इंटरेक्शन, जो जुड़ाव होता है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज विच सिस्टम, तो वो होगा इकोसिस्टम। कौन सा सिस्टम होगा, इकोसिस्टम होगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में कई सारी लिविंग थिंग होती हैं और कई सारी नॉन लिविंग थिंग होती हैं, जिनके बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं और उनको मैं क्या कह दूंगा, इकोसिस्टम कह दूंगा। और वहीं पे पोन्ड इकोसिस्टम हो गया और ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है हो गया। दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ये क्या हो गए, इकोसिस्टम के कुछ टाइप्स हो गए।
फर्दर हम जानेंगे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इकोसिस्टम बताया गया कि यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, जिनका हमने पहले ही मोए मोए कर दिया है। एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है और माउंटेन्स है, क्या किसके एग्जाम्पल होंगे? एबायोटिक के होंगे। और वहीं पे बायोटिक की अगर बात की जाए तो बायोटिक में तीन मेन चीजें जो है याद आती हैं। कौन कौन सी आती है? प्रोड्यूसर आता है, कंज्यूमर आता है और डिकम्पोजर आ जाता है। तो अब हमको किनके बारे में जानना है? हमको जानना है इनके बारे में। इसके बारे में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स के बारे में। ये हमारे रहे बायोटिक फैक्टर और ये क्या रहे? एबायोटिक फैक्टर रहे। वंस अगेन, बायोटिक्स आर द लिविंग थिंग एंड एबायोटिक्स आर द नॉन लिविंग थिंग। फर्दर क्या दिया गया है यहाँ पर? एबायोटिक कंपोनेंट का पोस्टमार्टम किया गया है कि नॉन लिविंग फैक्टर्स को मैं क्या कह दूंगा? एबायोटिक कह दूंगा। जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, एटमॉस्फेरिक गैस, ये सारी चीजें हैं। दे डिटरमाइन द टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये चीजें क्या करती हैं? ये चीजें वहां पर किस प्रकार से पॉपुलेशन पाई जाएगी, किस प्रकार से वहां पे जीव पाए जाएंगे, ये डिसाइड करने का काम एबायोटिक फैक्टर्स करते हैं। क्योंकि जहां पर ज्यादा सनलाइट पाई जाएगी वहां पर नंबर ऑफ पीपल्स कम रहेंगे, जहां पर एकदम लेस सनलाइट पाई जाएगी वहां पर नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम रहेंगे। तो इसलिए ये चीजें अफेक्ट करती हैं। जहां का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा कम जो है ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जहां का मॉडरेट रहेगा वहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी। तो इन सभी को डिसाइड करने का काम कौन करता है? These are the decided by, managed by, controlled by which things abiotic components। अगला क्या दिया गया है? ये हमारे कुछ एबायोटिक कंपोनेंट दिए गए हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर के बारे में बताया गया है, कंज्यूमर के बारे में बताया गया है और डिकम्पोजर के बारे में बताया गया है। देखते हैं अगर आगे ना दिया गया हो तो यही भी बता देते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स दिया गया है, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। अच्छा, क्या इनके बारे में दिया गया है? अभी इसमें दिया गया है। तो बायोटिक कंपोनेंट पहले फिर से जान लेते हैं। वही क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स, उसी को मैं बायोटिक कंपोनेंट कह दूंगा। लेकिन बायोटिक कंपोनेंट के तीन मेन पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक तो हो जाता है हमारा प्रोड्यूसर। क्या हो जाता है साथियों? एक हो जाता है हमारा प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा हो जाता है डिकम्पोजर। तो सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? प्रोड्यूसर। नाम से ही पता चल रहा है ये चीजें क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी। प्लांट्स किस पे आ जाएंगे? प्लांट्स आएंगे प्रोड्यूसर में। प्लांट्स किस में आ जाएंगे साथियों? तो प्लांट जो है हमारे किस में आ जाएंगे? यह आ जाएंगे प्रोड्यूसर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? प्रोड्यूसर में जो है आ जाएंगे। ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेते हैं उनको मैं प्रोड्यूसर कहूंगा। या फिर साइंस में हमने पढ़ा है उन्हीं को मैं ऑटोट्रॉप्स कह देता हूं, जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेते हैं। चलिए भाई, अगला क्या है? एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे हो गए, एल्गा हो गया, फोटोप्लैंक्टन हो गया। ये क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। दे फॉर्म द बेस ऑफ द फूड चेन, और ये किसी भी फूड चेन के लिए बेस होते हैं। क्योंकि आप पहले पढ़ेंगे फूड चेन में, फूड चेन में क्या पढ़ेंगे कि ये है भैया फूड चेन में कि ये प्लांट्स हैं, इनको खाने वाला क्या है? इंसेक्ट है। और इनको खाने वाला क्या है? फ्रॉग है। इनको खाने वाला क्या है? इनको खाने वाला स्नेक है। क्या है? स्नेक है। और जो इनको भी खा जाए उसका नाम क्या है? ईगल। और जो सबको खा जाए उसका नाम है महामानव, यानी कि मनुष्य उसे कहते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका बेस कहाँ से बन रहा है? इसका बेस बन रहा है, यानी इसका फंडामेंटल जो फूड चेन का हो रहा है दैट इज प्लांट्स। वो क्या है? प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रोड्यूसर के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। प्रोड्यूसर उन्हें कहते हैं जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। और जो हेटेरोट्रॉप्स यानी कंज्यूमर्स की नीड्स को पूरा करते हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। फर्दर क्या जानेंगे? कंज्यूमर्स क्या है? कंज्यूमर्स हैं, यानी इनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये कंज्यूमर जो है, यहाँ पे ये कंज्यूमर किस पे जो है डिपेंडेंट है? यह डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉप्स पे यह डिपेंडेंट है, यानी कि किस पे? प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। ये रहा प्रोड्यूसर, इस पे डिपेंडेंट है। इसको क्या कर रही है? ये इसको देख रहे हैं किस प्रकार से कंज्यूम कर रही है।
कंज्यूम करके जो है खाएगी और उसके बाद निकाल देगी, ठीक है। तो इसको क्या कहूंगा मैं, ये जो ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर को कंज्यूम करे उसको मैं क्या कह दूंगा, उसको मैं जो है भैया कंज्यूमर कह दूंगा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहले आ जाते हैं, जिनको हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस को शाकाहारी कहते हैं, यानी जो केवल किसको खाएं, जो केवल हर्ब्स को खाएं। हर्ब्स मीन्स होता है जो शाक खाएं, ठीक है, उनको कह देते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कह देते हैं कार्निवोरस, जो क्या खाएं, मांस यानी कि मीट का सेवन करें, उन्हें मैं सेकेंडरी कंज्यूमर कह दूंगा। और टर्सरी कंज्यूमर कहूंगा, टर्सरी कंज्यूमर इनको हम टॉप प्रीडेटर कहते हैं, जो कि जिसमें कौन आ जाता है, लायन आ जाता है, टाइगर आ जाता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो वंस अगेन कंज्यूमर, कंज्यूमर जो कि किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर को अपना भोजन मान के उन्हें ग्रहण करते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी कौन होते हैं, जो कि पूर्णतः जो है हर्बीवोरस होते हैं, यानी साग सब्जी खा के जो है अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे कि गाय हो गई, बकरी हो गई, इन सबको मैं क्या कहूंगा, प्राइमरी कंज्यूमर कहूंगा। लेकिन जो मांस खाते हैं उनको मैं क्या कहूंगा, कार्निवोरस कहूंगा, और वो जो है सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। और टर्सरी में जो क्या होते हैं, बड़े वाले प्रीडेटर होते हैं, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, भेड़िया हो गया, ये सारे क्या हैं, इनको मैं टर्सरी कंज्यूमर में रखता हूँ। तो ये जो है कंज्यूमर के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। फर्दर हम जानेंगे किसके बारे में, डीकम्पोजर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, ये कर देगा डीकम्पोज, यानी सड़ाने वाला, क्या है, सड़ा देगा, क्या करेगा, सड़ा देगा, या फिर सड़ी गली चीजों को ये खाने का काम करेगा। तो यहाँ पे दिया गया ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर, जो सड़े गली चीजों को, मरी हुई चीजों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है, उसे हम डीकम्पोजर्स कह देते हैं। और इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं प्यारे प्यारे से, कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इसको हम क्या कह देते हैं, डीकम्पोजर जो है कह देते हैं। वहीं पे दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इकोसिस्टम, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं भैया, इनको हम कहते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसका सफाई कर्मी कह देते हैं। क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, तो क्लीनर ऑफ इन्वायरमेंट, क्लीनर या फिर स्वीपर ऑफ द इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, तो वह कोई और नहीं बल्कि कौन होता है, वह होता है डीकम्पोजर होता है। वहीं पर दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर देते हैं। अगर सोचो कि ये ना होते तो क्या होता, अगर ये ना होते तो हमारे गांव में, हमारे शहर में कोई जीव रोज मरता रहता और वो ऐसे पड़ा रह जाता, सड़ता ही ना, तो सोचो वो कहाँ जाता, ऐसे रहता, बहुत गंदा सा लगता, उनसे हम लोग बीमार पड़ते। तो इसीलिए इनका होना जरूरी है, क्योंकि ये उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स पे तोड़ करके उनका मोए मोए कर देते हैं। इस प्रकार से इनका होना क्या है, डीकम्पोजर्स का होना जरूरी है। दिया गया है डीकम्पोजर्स फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल, ये जो अदर एनिमल के रिमेन्स होते हैं, सड़े हुए भाग होते हैं, उनको खा डालते हैं। और हमारे डीकम्पोजर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इकोसिस्टम को क्लीन रखने का काम करते हैं। बाय डाइजेस्टिंग डेड मैटर दे पुट न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल मेकिंग देम अवेलेबल टू प्रोड्यूसर्स, और उसके बाद वहां से न्यूट्रिएंट्स निकाल करके सॉइल में मिला देते हैं, दफन कर देते हैं। इस लिहाज से ये डीकम्पोजर जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ फूड चेन, फूड चेन क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर एनर्जी पासेस फ्रॉम वन टू अनदर, यानी जब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से, एक जीव से जो एनर्जी है दूसरे जीव में जैसे जो है ट्रांसफर होती है, इसका एक सीक्वेंस जो है, इसकी एक चेन जो है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फूड चेन कह देते हैं। दिया गया है ग्रास को खाने वाला ग्रास होपर, फिर उसके बाद इसको खाने वाला फ्रॉग, और उसको भी कौन खा जाता है, स्नेक, उसको भी कौन खा जाता है, ईगल। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका एक सीक्वेंस बताया गया है, यहाँ पर एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, वह एक सीक्वेंस बताया गया है कि ग्रास से यहाँ पे फ्लो हुई। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर क्या होता है, केवल 10% एनर्जी ही क्या होती है, केवल 10% एनर्जी ही फ्लो होती है। केवल क्या होता है साथियों, केवल जो है 10% एनर्जी ही फ्लो होती है, यह हमें जानते रहना है।
चलिए भाई, यहाँ पर क्या होता है, केवल 10% एनर्जी ही फ्लो होती है, और यह नियम किससे दिया गया, 10%, 10% एनर्जी, 10% एनर्जी फ्लो, 10% एनर्जी फ्लो जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है, इसके द्वारा दिया गया साथियों। तो यह दिया गया, एक जो है बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था लिंडेमान, क्या नाम था, लिंडेमान नाम था, इन्होंने ये दिया था कि अगर ये ग्रास को खा रहे हैं तो ग्रास के अंदर जितनी एनर्जी है उसका मात्र 10% जो है ग्रास होपर के पास जाएगा, फिर ग्रास होपर के पास जितनी एनर्जी आई है उसका मात्र 10% जो है फ्रॉग के पास जाएगा। तो ऐसे करके जो है एनर्जी फ्लो होती है, और ये जो 10% वाला कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन बाय द लिंडेमान। हिंदी में लिख लो, हिंदी में क्या करो, लिख लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। और ये जो है, ये क्या है, इस पर स्टार लगा लीजिए, जो कि आपको नंबर दिलाने का काम करेगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर एक फूड चेन दिया गया है, हमने देख लिया। अब जहां पर बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं, उसको मैं फूड वेब कहूंगा। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, फूड चेन का जो एक नेटवर्क होता है, एक जो कई सारी फूड चेन मिलने के बाद जो संरचना बनती है, उसको मैं क्या कह दूंगा, फूड वेब कह दूंगा। अ फूड वेब शो हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड बाय व्हाट दे ईट इन द इकोसिस्टम। यानी कि जो फूड वेब होती है वह हमें यह दिखाती है कि किस प्रकार से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव हैं, वह एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड हैं। तो यह दिखाने का काम फूड वेब करती है। इट इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम एंड प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव फूड सोर्स। या पहली चीज तो अल्टरनेटिव फूड सोर्स प्रोवाइड करती है। अगर कैसे अल्टरनेटिव फूड सोर्स प्रोवाइड करती है, तो यहीं पर हम क्या मान लेते हैं, अल्टरनेटिव फूड सोर्स प्रोवाइड करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो ग्रास है, ग्रास को पहली चीज तो इंसेक्ट खा रहे हैं, वहीं पर ग्रास और किसके लिए फूड का काम करती है, जो हर्बीवोरस होते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, ये अल्टरनेटिव जो है फूड सोर्स प्रोवाइड कर रही है। वहीं पर ये इंसेक्ट, ये देखिए इंसेक्ट जो है, इसको फ्रॉग भी खा ले रहा है और इसको बर्ड्स भी खा ले रही हैं। यानी बर्ड्स जो है, बर्ड्स के लिए भी ये क्या है, ये जो है एक फूड है, और फ्रॉग के लिए भी ये एक फूड है। इट इज जो है प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सोर्स एज फूड। तो इसलिए क्या हो गया, फूड वेब में क्या होता है, पहली चीज, फूड वेब एज द ग्रुप ऑफ मैनी फूड चेन्स, एज द ग्रुप ऑफ मैनी फूड चेन्स, ये कई सारी फूड चेन्स का क्या होता है, ग्रुप हो जाता है, हमें याद रखना है। अब दिया गया है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसे ही क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। अब पिरामिड दो प्रकार का होता है, एक होता है भाई उल्टा पिरामिड, एक होता है सीधा पिरामिड। तो ये अभी कैसा है, ये है सीधा, यानी सिंपल कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं, सिंपल है, या फिर कैसा है, स्ट्रेट पिरामिड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है, ये जो है क्या कर रहे हैं, घास को ये लोग खा रहे हैं, इनमें एनर्जी कम जो है जा रही है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये जो है यहाँ पे कम एनर्जी फ्लो हो रही है, बाद में ये नहीं खा रहा है, कम एनर्जी फ्लो हो रही है। तो एक प्रकार का ये पिरामिड है। और टाइप दिया है, पिरामिड ऑफ नंबर्स, बायोमास एंड एनर्जी। और एनर्जी पिरामिड जो है कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे एक नंबर का पिरामिड होता है, नंबर मतलब संख्या वाला। एक क्या होता है, एक होता है बायोमास वाला, यानी वहां पे कितना जो है, कितना बायोमास है। और एक होता है एनर्जी वाला, तो एनर्जी वाला भी होता है, मैंने अभी आपको जो बताया, एनर्जी को जो है आधार मान के बताया। एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी पिरामिड, ये क्वेश्चन जो है, एनर्जी पिरामिड कैसा होता है, एनर्जी पिरामिड जो है, इस पे जो है आप बॉक्स बना लीजिए। एनर्जी पिरामिड क्या होता है, एनर्जी पिरामिड जो होता है ऑलवेज अपराइट। अपराइट का मतलब हो गया कि हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि एनर्जी पिरामिड जो है कैसा होता है, तो एनर्जी पिरामिड जो है अपराइट होता है, यह हमें याद रखना है। चलिए अगला जानते हैं, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो होती है, मैंने बता दिया है, 10% कैसे फ्लो होती है, 10% होती है। और यह जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था जो है लिंडेमान के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। ये मैंने बता दिया है, यहाँ भी यही कहेगा।
इसके अलावा कुछ भी नहीं कहने वाला है। अगली स्लाइड हमारी किसके बारे में कह रही है? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कई सारे टाइप दिए गए हैं और यहाँ पे जो है मुख्यतः दो ही हो जाएंगे, एक हो जाएगा नेचुरल, एक हो जाएगा आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी कि जो नेचुरली सभी जानते हैं, फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, पोन्ड है, ओशन है, ये सभी नेचुरली प्रिपेयर होते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर द नेचुरल जो है इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मतलब क्या हो गया? एक्वेरियम। एक्वेरियम अगर आप जानते हो तो क्या होता है? एक ऐसा बॉक्स टाइप होता है जहां पर मछलियों को रखा जाता है पानी के अंदर, और उसको मैं क्या कह दूंगा, उसको जो है मैं कह दूंगा, उसको क्या कह दूंगा, उसको मैं कह दूंगा वो कैसा हो जाएगा? आर्टिफिशियल हो जाएगा। और वहीं पे क्रॉप फील्ड यानी खेत की फसल क्या है, या फसल की खेत जो है या ह्यूमन के द्वारा जो है उगाई जाती है, ये हो गया। और वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, कौन सा इकोसिस्टम, तो इसकी बात हो रही है, यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए जू, तो जू भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला फर्दर जानेंगे हम लोग किसके बारे में? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो पहला फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में दिया गया है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है? ऑब्वियसली यहाँ पर फॉरेस्ट होता है, नेम से ही पता चल रहा है। एंड हाई बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पे है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, तो वहां है, अगर वर्ल्ड में पूछ ले तो वर्ल्ड में कहाँ पर है? अमेजन में। कहाँ पे है? अमेजन जो फॉरेस्ट है। और अगर इंडिया में पूछ ले, इंडिया में कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में। कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में है। चलिए अगला क्या दिया गया है? अगला साथ में दिया गया है। अगला किसके बारे में दिया गया है? तो अगला हमारा दिया गया है किसके बारे में भाई? अगला दिया गया है हमारा एग्जाम्पल, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो है फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट। अच्छा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये हमने शायद जियोग्राफी में जो है डिस्कस किया होगा, तो ये आप जो है वहां पे देख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स फूड वेव्स एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, इनके फूड वेव्स क्या होती है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और यहाँ पर जो है क्या होता है, हाँ, इनकी फूड वेव जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अगला क्या दिया गया है? फोन्स इकोसिस्टम। फोन्स इकोसिस्टम में फोन्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके बीच में रिलेशन की बात की जाएगी। जो वहाँ पे पोन्ड होगा, तो जैसे कि ये फोन्स इकोसिस्टम है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बायोटिक चीजें जैसे वाटर होंगी, सनलाइट होगी, ऑक्सीजन होगा। और बायोटिक में एल्गा होगा, फिश होगा, इंसेक्ट होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, फ्रॉग होगा, और क्या होगा? इंसेक्ट होगा, है ना, इंसेक्ट होगा, सांप होगा, अरे सॉरी, क्राकोडाइल होगा, एलिगेटर होगा। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे? इसके पोन्स के इकोसिस्टम में जो है यूज की जाएंगी। और अगला हमारा इकोसिस्टम है इकोसिस्टम अच्छा सर्विसेज। एक अलग टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब क्या हो गया कि बेनिफिट्स प्रोवाइड्स बाय इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम के द्वारा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है, क्लाइमेट रेगुलेशन बना रहता है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, वाटर प्योरीफाई रहता है, और क्या है भाई, पॉलिनेशन में हेल्प होता है। किससे? इकोसिस्टम अगर अच्छा बना रहता है तो इकोसिस्टम का अच्छा बना रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट थिंग इज गिवन हियर, दैट इज द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है? यानी इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बैलेंस बनाए रखना, वही क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस है। स्टेबल कंडीशन वेयर ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट रिमेन बैलेंस, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट जो है बैलेंस रहे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को खतरा न महसूस हो, पेड़ पौधियां जो है, पेड़ पौधे जो है या संरक्षित रहे, हर्जी जो है डिफॉरेस्टेशन ना हो, तो एक बैलेंस सिचुएशन होती है, उसी को हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। यहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस कैसे होता है अच्छा हमारी इकोलॉजी में? तो अगर पोल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर ओवर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या विस्फोट कहीं पे हो जा रहा है, तो वहां का इकोसिस्टम जो है वह प्रभावित हो जाता है। वी हैव नीड टू बैलेंस द इकोसिस्टम एंड बैलेंसिंग इन द इकोसिस्टम, दैट इज इकोसिस्टम बैलेंस। कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, क्या हमें इकोसिस्टम को बचाने की आवश्यकता है? ऑब्वियसली अगर इकोसिस्टम नहीं बचेगा तो अगर कोई फूड वेब या फूड चेन जो है, फूड वेब या फूड चेन का कोई ऑर्गेनिज्म जो है नहीं रहेगा, तो पूरी की पूरी फूड चेन या फूड वेब जो है वह प्रभावित होगी, खतरे में पड़ जाएगी। तो उनका इकोसिस्टम का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन, बहुत सारे पेड़ों को लगा करके, जंगलों को संरक्षित करके, वाइल्ड लाइफ को बचा करके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके, या सस्टेन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का क्या करें? सस्टेन यूज करें। सस्टेन यूज करने का मतलब यह होता है कि ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे कि हमारे पर्यावरण को यानी इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे।
पॉल्यूशन कंट्रोल करें और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाए ना, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या है, कैसे इसे जो है कंट्रोल किया जाता है, ये सारी जानकारियां जो है लोगों को होनी चाहिए। पता ही नहीं इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे इसे जो है बचाया जा सकता है, व्हाट आर द बेस टू कंजर्व इकोसिस्टम, ये सारी चीजें जो है हमें उन्हें बतानी होगी। दैट इज द अवेयरनेस, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंजर्वेट द इकोसिस्टम। Now, next thing is conclusion. What is the conclusion of this topic? That is, the ecosystem is the basic functional unit of the nature. This is the question that we have to recall. यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम क्या होती है, नेचर की बेसिक यूनिट मानी जाती है। एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शन होता है पृथ्वी पर, उसी को क्या कह देता हूं मैं, उसी को मैं इकोलॉजी कह दूंगा। ये हमें जो है जानते रहना है। और अगला क्या है, कंजर्वेशन इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंजर्वेशन क्या है, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, वहां पर कंजर्वेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यह हमें जानते रहना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और मुझे यहाँ पर आशा है कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आपने जाना होगा कि इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें क्या है, और जो है इनके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे को कैसे ये अफेक्ट करते हैं, कैसे इन्फेक्टेड होते हैं, ये सारी जानकारियां आपको मिल गई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कम से कम अपने 5 साथियों के साथ शेयर करिएगा, ताकि जो है उन लोगों तक पहली चीज तो अच्छे कंटेंट की पहुंच हो सके, और हम हमारी भी, हम उनके तक अपने कंटेंट को पहुंचा सकें। तो कल फिर मिलेंगे एक